हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतरीन होंगे। हम कक्षा 11th रसायन विज्ञान के अंदर चैप्टर नंबर जो 8 है, कार्बनिक रसायन, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमारी जो पीछे की क्लास हुई थी उसमें हमने सीखा था कि कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उसका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो हमने सीखा कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसके नामकरण हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। 3 प्रकार के अंदर सबसे पहले हम जो विधि ली थी वह थी साधारण विधि, जिसे हम रूढ़ पद्धति कहते हैं। ये वाली पद्धति सबसे प्राचीन पद्धति मानी जाती है। इसमें कुछ बातें हमने कल सीखी थी, आज इसी विधि को कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे कि जो यौगिक हैं उनका नामकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमने कहा था कि कुछ ऐसे यौगिक हैं जिनको तो हम सीधे डायरेक्ट स्रोत से प्राप्त करते हैं, तो उनको उसके स्रोत के आधार पर नाम दे दिए थे। बट ऐसे भी यौगिक हैं जो सहजातीय श्रेणी के होते हैं और समावी के रूप में पाए जाते हैं। कुछ यौगिक क्या होते हैं? समावी के रूप में पाए जाते हैं, कुछ सहजातीय होते हैं। उनको जो नाम दिया जाता है उनके आगे अलग शब्द लगा दिया जाता है। उनकी पहचान करने के लिए, उसकी संरचना की पहचान करने के लिए उनके नाम के आगे कुछ स्पेशल वर्ड लगा दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं पूर्व लगन। हमने कहा उन नाम के आगे पहचान करने के लिए जो शब्द जोड़े जाते हैं उन्हें पूर्व लगन कहते हैं। जो पूर्व लगन है ये 3 प्रकार के होते हैं, एन, आइसो और नियो। एन, आइसो एंड नियो, तीनों को समझाए। अब एक साथ इनकी एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि मान ले हमारे पास में एग्जाम्पल्स इस प्रकार से दिया हुआ है। CH3, CH2, 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 CH3। हमारे पास में ये एग्जाम्पल्स हैं। सेकंड मैंने लिखा CH3, CH, CH2, CH2, CH3। इसी का रूप एक रूप और लिखा CH3, C, CH3, CH3, CH2, CH3। अब हम क्या देख रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल्स है इन सभी के अंदर यदि हम कार्बन की बात करें, इनका हमको सामान्य नामकरण करना है। तो नामकरण के लिए मुख्य जनक में जो कार्बन होते हैं वो बताए थे कि मुख्य जनक के आधार पर आप उसका नाम लिख दीजिए। यदि एकल बॉन्ड है तो एन लगाते हुए नाम लिखना है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जाएगा, एन लगाकर एल्केन की श्रेणी में जाएगा। हम देख रहे हैं सभी के अंदर एकल बॉन्ड है। पहली बात तो ये कंफर्म की क्या सभी एक ही श्रेणी के हैं क्या? तो सारे के सारे एक ही श्रेणी के हैं, एल्केन की श्रेणी की। उसके बाद में हमने ये चेक किया कि जो फॉर्मूला लिखे उसके अंदर कार्बन और जो हाइड्रोजन है क्या वो सेम संख्या के अंदर है क्या, यानी कि यदि इसका अणु सूत्र समान है तो उसका जो नाम लिखा जाएगा वो भी समान ही लिखा जाएगा, बट उसकी पहचान के लिए हमको पूर्व लगन लगाने होंगे। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं इस श्रृंखला के अंदर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। इस श्रृंखला के अंदर बात करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें बात करें 1 2 3 4 5 6, तो तीनों के अंदर
कितने कार्बन है, तो हम कहते हैं 6 कार्बन है। अब हाइड्रोजन की बात करें तो 3 2 5 5 2 7 7 3 10 10 और 4 14। इसके अंदर 14 कार्बन हाइड्रोजन है और इसके अंदर भी 3 3 6 6 4 10 10 3 13 और 1 14। 14 ही हाइड्रोजन इसमें है, यानी दोनों के अंदर कार्बन हाइड्रोजन सेम है। थर्ड की बात करें तो 3 3 6 3 9 10 11 11 और 3 14। तीनों के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है वो सेम है। तो इन सभी का फॉर्मूला क्या हो गया, मैंने कहा C6H14 हो गया। इन सभी का अणु सूत्र है वो सेम है C6H14। अब इनका क्या करना है, सामान्य नामकरण करना है। तो सामान्य नामकरण के लिए हमको परफिक्स लगाने हैं। तीनों बताए थे, एन कब लगता है, आइसो कब लगता है, नियो कब लगता है। तो इनमें से सबसे पहले इस एग्जाम्पल्स की बात करें, ये वाली जो संरचना दे रखी है, इस संरचना की बात करें तो हम क्या देखते हैं, सभी जो कार्बन हाइड्रोजन है इस श्रृंखला के अंदर, सभी जो कार्बन हाइड्रोजन है वह एक सरल रेखा के अंदर आ रहा है। किसके अंदर आ रहे हैं, एक सरल सतत रेखा के अंदर आ रहे हैं। और हमने कहा जहां पर सतत रेखा के अंदर आते हैं वहां पर पूर्व लगन के रूप में एन का प्रयोग करते हैं। तो अब यहां पर इसका नाम लिखना चाहिए तो क्या नाम हो जाएगा, तो हमने लिखा सबसे पहले एन। इसके बाद में 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए हेक्सेन क्या आ जाएगा, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन जो वर्ड होता है वो काम में लेते हैं। इसी प्रकार हमने ये देखा कि इस जो सतत श्रृंखला है, हमारी ये वाली जो सतत श्रृंखला है, इसमें 5 ही कार्बन है। कितने कार्बन है, 5 ही कार्बन है। एक अन्य कार्बन है जिसको मिलाएं तो 6 कार्बन होते हैं। यदि इस कार्बन को हम ऐड करते हैं तो कितने होते हैं, 6 कार्बन होते हैं हमारे। तो इस 6 कार्बन की जो श्रृंखला है इसके अंदर ये वाला जो मेथिल ग्रुप है वह अलग से है। सतत तो 5 की होगी, ये 6 को ऐड किया जाए तो ये तो क्या है, अलग से है। ये वाला जो मेथिल ग्रुप है ये किस पर है, तो हम यदि श्रृंखला के सिरे की बात करें तो सिरे के 2 नंबर कार्बन पर उपस्थित है। कितने नंबर कार्बन पर है, यदि संख्या में बात करें तो जो द्वितीय कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन 2 नंबर का जो कार्बन है उसके ऊपर क्या है, उपस्थित है। यदि द्वितीय कार्बन पर मेथिल समूह उपस्थित होता है एक, तो वहां पर हम कौन सा शब्द लगाते हैं, हमने कहा आइसो शब्द लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं, आइसो शब्द वहां पर उपयोग किया जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने लिखा आइसो। 6 कार्बन है तो नाम हो गया हेक्सेन, आइसो हेक्सेन। इसी प्रकार मैं इसकी बात करना चाहूं, इस एग्जाम्पल्स की बात करना चाहूं तो हम क्या देखते हैं कि सतत श्रृंखला में 4 ही कार्बन है। सतत श्रृंखला में देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 ही कार्बन है। यहाँ पर 2 जो मेथिल समूह है वो अलग से है, यानी सतत श्रृंखला के ऊपर और नीचे 2 समूह उपस्थित है। अब यदि इन दोनों समूहों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर 6 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। अब बात आती है कि 6 हो गए तो क्या एन हेक्सेन लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि सतत श्रृंखला में नहीं है, ये तो ऊपर और नीचे है। तो इनके लिए हम या तो क्या शब्द लगाएं, आइसो लगाएं, या फिर हम एक शब्द और बोला था, नियो शब्द बोला था। तो आइसो तो कब लगता है, जब द्वितीय कार्बन पर एक मेथिल समूह होता है उस कंडीशन में लगता है। और नियो के लिए पहचान बताई थी, यदि द्वितीय कार्बन पर 2 मेथिल समूह उपस्थित होते हैं। कितने होते हैं, 2 मेथिल समूह उपस्थित होते हैं, उस कंडीशन में नियो लगता है। तो यहाँ पर द्वितीय ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो मैंने कहा नियो। सबसे पहले हम क्या शब्द लगाएंगे, नियो, इसके बाद में हेक्सेन। ये पूर्व लगन की बात हो गई, एन आइसो नियो हेक्सेन।
लेकिन हमारा जो मेथिल ग्रुप हो वह श्रृंखला के सिरे पर उपस्थित द्वितीय कार्बन पर ही होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? द्वितीय कार्बन पर ही होना चाहिए, तब जाकर हम आइसो और नियो लगाते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो एल्केन है इनके मूलक की बात करते हैं। यदि हम किसकी बात करें? एल्केन के मूलक की बात करें, एल्केन के एक संयोजी जो मूलक होते हैं, अब इसमें मूलक है वो अलग अलग हो सकते हैं। ये एक संयोजी भी हो सकते हैं, द्विसंयोजी भी हो सकते हैं, ये एक संयोजी, द्विसंयोजी या फिर त्रिसंयोजी भी हो सकते हैं। तो हमको क्या करना है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभी के लिए हम एक संयोजी जो मूलक है उनके बारे में बात करें। एल्केन के एक संयोजी मूलक का मतलब क्या होता है? हमने कहा कि ये हमारे पास में एग्जाम्पल्स के रूप में हम लिखें CH4, देखो CH4, ये एल्केन का प्रथम सदस्य होता है। ये जो एल्केन है, एल्केन का प्रथम सदस्य कौन होता है? हमने कहा मेथेन होता है। अब हमको क्या चाहिए? एक संयोजी मूलक चाहिए, यानी कि इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाना है। क्या करना है? इसमें से एक जो हाइड्रोजन है उसको हटाना है। तो एक हाइड्रोजन को जैसे ही हम हटाएंगे तो यहां पर हमारे पास में ये ग्रुप बचेगा। अब देखो यहां पर ये वाली जो संयोजकता है वो मुक्त हो गई। वो क्या हो गई? मुक्त हो गई। अब इस कार्बन के साथ में कोई दूसरा ग्रुप आकर क्या हो सकता है? जुड़ सकता है। यहां पर इस कार्बन के साथ में कोई दूसरा ग्रुप आकर जुड़ सकता है। तो इस प्रकार का जो प्राप्त होता है यौगिक, उसे हम कहते हैं एल्केन का एक संयोजी मूलक। क्या कहते हैं? एल्केन के एक संयोजी मूलक। यदि यहां से दो हाइड्रोजन गायब हो जाते तो यहां से कार्बन द्विसंयोजी बन जाता है। कितना बन जाता है? द्विसंयोजी बन जाता है। यदि इसको गायब करें, यदि तीन को गायब कर दे तो त्रिसंयोजी बन जाता। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? एक संयोजी जो कार्बन होते हैं उनकी बात करें एल्केन के अंदर। हम देखते हैं एल्केन के अंदर हम एन शब्द ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? हम हैं वो एन शब्द ऐड करते हैं, ऐड के रूप में एन करते हैं। अब जैसे ही एक संयोजकता हमारी मुक्त हुई, क्या हुई? जैसे ही एक संयोजकता मुक्त हो गई तो अब ये वाला जो एन है ये एल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वाई एल के अंदर क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि यहां पर ये शब्द बनता था मेथेन बनता था, यहां पर मेथिल बन जाता है। क्या बन जाता है? मेथिल वर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? मेथिल वर्ड बन जाता है। एन की जगह क्या लगा देते हैं? इल शब्द जोड़ देते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। यानी कि यहां पर तो क्या हो गया? इल हो गया, और यहां पर हम बात करें तो एन शब्द ऐड करते थे। कैसे पता चला? इल जोड़ते, यानी कि एक कार्बन है, चारों बॉन्ड कैसे हैं? एकल बॉन्ड है, तो मेथ शब्द आएगा ही एक कार्बन के लिए। इल जोड़ते ही क्या हो गया? मेथिल। अरे ये पता ही है, ये पहले से सीख चुके हैं। मेथ है, एन जुड़ गया तो क्या बन गया? मेथिन। तो मैंने कहा इस प्रकार से हमको क्या करना है? एक संयोजी पढ़ने। अब जब हम एक संयोजी पढ़ रहे हैं मूलक, तो इसमें से संभावना बनती है हमारे पास में इस प्रकार के यौगिक बनने की। जो एल्केन के मूलक बनेंगे एक संयोजी, उसमें इस प्रकार से संभावना बनेगी। बनेगी या नहीं बनेगी? कैसे बनेगी? मैंने कहा मान लो मेरे पास में ब्यूटेन है। मैंने क्या कहा? मेरे पास में एग्जाम्पल के रूप में ब्यूटेन है।
ब्यूटेन है, इसका मतलब मेरे पास में कितने कार्बन है? हमने कहा 4 कार्बन है। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4। ये ब्यूटेन की संरचना होगी। अब इसमें से क्या करना है? कार्बन है, ये कितनी संभावित संरचना में आ सकता है? तो संभावित संरचना में जैसे आएगा तो यहां से मेथिल ग्रुप के रूप में जाएगा। मैंने कहा मान लो यही ब्यूटेन है, इसको मैंने चेंज किया तो इस रूप में कर दिया CH3 CH CH3 CH3। तो यहां पर मेरे पास में कितने कार्बन हुए? 3 कार्बन ही हुए। यहां पर कितने कार्बन हुए? 3 ही कार्बन हुए। ये वाला जो ग्रुप है ये किसके रूप में चला गया? मेथिल के रूप में। कैसे चला गया? हमने कहा यदि कार्बन के साथ में 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक फ्री संयोजकता है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, एक इस कार्बन की संयोजकता फ्री है, तो ये वाला ग्रुप है, ये क्या कहलाता है? मेथिल ग्रुप कहलाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल से इसको अच्छे से नोट करते हैं, समझते हैं कि एक संयोजी जो मूलक है वो किस प्रकार से है। हमने मेथेन की बात की, मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिखा एथेन का लिखा। किसका लिखा? CH3 CH3। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है? हमें पता है एथेन का है। अब इसमें से क्या करना है? एक कार्बन की संयोजकता फ्री करनी है, एक संयोजी बनाना है, तो एक हाइड्रोजन को हटाना होगा। इस बात को याद रखना कि एक संयोजी बनाना है, एक हाइड्रोजन को हटाना है। हमने कहा CH3 CH2, ये लो इस प्रकार से बन गया। जहां पर संयोजकता फ्री कर रहे हैं वहां पर बॉन्ड को फ्री के रूप में नजर कर दिया। अब एथेन था, एथेन है, एन है, तो ये क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथीन हो गया। हमने कहा ये एथीन हो गया। इसी प्रकार देखिए प्रोपेन का फॉर्मूला लिखते हैं CH3 CH2 CH3। अब ये बताना है इसमें से हमारे पास में एल्केन के कितने मूलक समावी बन सकते हैं। हमने कहा ऐसे बनाइए, फर्स्ट कंडीशन CH3 CH2 CH2 बना, एक संरचना ये बन गई। अब इसी की क्या हम ये संरचना भी बना सकते हैं क्या? CH3 CH फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल फ्री वैलेंसी और CH3। यानी कि अब यहां पर हमारे पास में 2 प्रकार की संभावनाएं हैं। एक तो संयोजकता यहां से फ्री हो सकती है, दूसरी संयोजकता यहां से हो सकती है। अब इन दोनों के लिए सामान्य नाम की बात करें, किसकी बात करें? सामान्य नाम की बात करें तो हम कहते हैं कि यदि हमारी श्रृंखला के अंदर डायरेक्ट सीधी श्रृंखला हो, हमने 3 नाम पढ़े थे, एन आइसो नियो, तो मैं कहता हूं यदि इस प्रकार से श्रृंखला होगी तो वहां पर क्या नाम लगाएंगे? जब तक हमको मूलक के नाम नहीं पता होंगे हम आगे के नामकरण को सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये वाला जो टॉपिक है ये बार बार आगे आएगा। एन आइसो आ जाएगा, एन एल्केन आ गया, एन पेंटेन आ गया, आइसोप्रोपिल आ गया, नियो ब्यूटिल आ गया, द्वितीयक ब्यूटिल आ गया। तो ये टॉपिक है वो तब तक क्लियर नहीं होता है जब तक आप इसके साथ में क्या नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते। अब मैंने कहा यहाँ पर 2 प्रकार की कंडीशन बन रही है, तो इस कंडीशन में आप कौन सा पूर्व लगन लगाओगे? तो ये तो कैसी है? सतत श्रृंखला है, कोई ब्रांच नहीं निकली। तो यहां पर हमने लिखा एन प्रोपिल। इसके लिए क्या शब्द लिखेंगे? एन प्रोपिल। एन प्रोपेन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एन प्रोपेन तो ये था, एन प्रोपेन तो ये था। अब इससे तो हमारे पास में ये मूलक बन गया। अब इसी प्रकार मैं इसका नाम लिखूं तो क्या हो जाएगा? देखो फर्स्ट सेकंड कार्बन पर एक क्या है? मेथिल समूह उपस्थित है।
सेकेंड कार्बन पर एक मेथिल है, तो यहां पर हम इसका नाम क्या लिख सकते हैं, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल लिख सकते हैं। या फिर इसका नाम और भी कुछ हो सकता है क्या, तो हमने देखा ये वाला जो कार्बन है ये दो अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। स्टार्टिंग की क्लास में हमने कार्बन की डिग्री पढ़ी थी कि हमारी जो कार्बन है उसकी डिग्री क्या है। तो मैंने कहा ये वाला जो कार्बन है ये अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन की डिग्री कैसी हुई, 2 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, द्वितीयक प्रोपिल। क्या लिख सकते हैं, द्वितीयक प्रोपिल। यहां पर इसका दूसरा नाम भी लिखा जा सकता है, द्वितीयक प्रोपिल। द्वितीयक प्रोपिल, आई बात समझे। अब इसी प्रकार हमने कहा हमारे पास में ब्यूटेन का सूत्र है। किसका है, ब्यूटेन का सूत्र है। अब देखिए ब्यूटेन को हम कितने प्रकार से बना सकते हैं। हमने कहा ब्यूटेन की जो संरचना है वो इस रूप में बन सकती है, CH3 CH2 CH2 CH3। एक रूप तो ये हो सकता है। इसका दूसरा रूप भी हो सकता है, क्या हो सकता है, समावी में हमने सीखा था CH3 CH3। ये दोनों रूप किसके हैं, ब्यूटेन के ही हैं। अब इन दोनों रूप से हमको क्या बनाने हैं, मूलक बनाने हैं। एक संयोजी मूलक बनाना है, द्विसंयोजी नहीं बनाना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इससे मूलक बनाते हैं। इससे मूलक बनेगा तो सबसे पहले यही याद रखो कि जो सीधी श्रृंखला है उसमें ही आप क्या करो, हाइड्रोजन को हटा दो लास्ट वाले कार्बन के साथ। तो हमने ये कहा ये ऐसा बन गया CH3 CH2 CH2 और लास्ट में भी क्या आ गया, CH2 आ गया। ये फ्री संयोजकता। तो यहां पर यदि हम इसका नाम लिखना चाहें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये सीधी श्रृंखला के अंदर है, इसका नाम क्या है, तो हमने लिखा N ब्यूटेन। इसका नाम क्या था, N ब्यूटेन। तो ये क्या हो जाएगा, N ब्यूटिल। यानी N की जगह क्या ऐड करना है, इल ऐड करना है। तो हमने लिखा इसका नाम हो गया N ब्यूटिल। अब देखिए क्या हम इस संरचना से एक संयोजी और बना सकते हैं क्या। यहां पर हमने इससे कितने बनाए थे, 2 बनाए थे। तो अब हम क्या करें, इससे एक और बनाकर चेक करें। तो हम चेक करें तो कैसे करेंगे, हमने देखा CH3 CH2 CH3 हुआ या नहीं हुआ। अब इस कार्बन के साथ संयोजकता फ्री हुई है, तो इस कार्बन के हिसाब से क्या करना है, नाम करना है। हमने क्या किया था, इस कार्बन के साथ में संयोजकता फ्री थी, इसके नाम से हिसाब से किया था। तो यहां पर ये वाला जो द्वितीय कार्बन है इसके ऊपर एक मेथिल समूह है, तो आइसो शब्द भी लिखा था। ये कार्बन है वो 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ था, तो द्वितीयक भी लिखा था। अब यहां पर बात करें ये कार्बन कौन सा है, यहां से बात करें आए तो ये 1 हो गया, ये कौन सा हो गया मेरा 2 नंबर का द्वितीयक हो गया। अब इस द्वितीयक कार्बन पर एथिल समूह जुड़ा हुआ है, ना कि मेथिल। तो मेथिल समूह नहीं जुड़ता तो क्या आइसो लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे। पूर्व लगन आइसो लगाया जाता है क्या, नहीं लगाया जाता। तो यहां पर इस कार्बन के साथ में क्या लगेगा, चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है डिग्री लगाने का। यदि एन आइसो नियो नहीं लगते हैं तो उस कंडीशन में डिग्री लगाते हैं। हमने चेक किया ये वाला जो कार्बन है इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है। तो हमने यहां पर क्या लिख सकते हैं, द्वितीयक ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल। तो यहां से हमारे पास में ब्यूटेन के कितने आ गए, 2 तो आ गए। अब क्या और समावी बन सकते हैं क्या, मूलक बन सकते हैं क्या। हमने कहा ये तो फर्स्ट के बने, सेकंड के और देखते हैं। तो सेकंड के कैसे निकालेंगे, हमने कहा सबसे पहले लास्ट वाला ही निकालते हैं। हमने कहा CH3 CH2 CH3, ये संयोजक। अब देखो लास्ट वाला हुआ चेंज, कहीं से चेंज नहीं हुआ।
तो इसका नाम क्या था? तो हमने कहा 2 नंबर पर एक मेथिल समूह था, तो आइसोब्यूटिल था। क्या था? आइसोब्यूटेन था। यहां लिख देते हैं इसका नाम आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन से क्या बन जाएगा? एन ब्यूटेन से क्या बना? एन ब्यूटिल। तो यहां पर आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटिल शब्द बन जाएगा। क्या बन गया? आइसोब्यूटिल। जब कार्बनिक यौगिकों का नाम करेंगे उस समय यह काम आएगा कि आपको क्या शब्द जोड़ना है। इसके बाद में देखो इसकी और संरचना बन सकती है क्या? तो मैंने प्रयास किया इस प्रकार से बनाने का, CH3 और ये फ्री कर दी, यहां से इस हाइड्रोजन को फ्री कर दिया, यानी कि इस कार्बन को फ्री कर दिया। तो यहां से क्या देखते हैं? ये कार्बन कौन सा है? 1 2 नंबर कार्बन है। 2 नंबर कार्बन पर 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम क्या हो सकता है? आइसो की जगह नियो हो सकता है। क्या हो सकता है? नियो हो सकता है। और यही कार्बन है। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन की डिग्री कैसी है? इस कार्बन की डिग्री यहां पर 3 डिग्री है, 1 2 3, यानी कि ये तृतीयक है। कौन सा है? तृतीयक है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? तृतीयक ब्यूटिल। क्या लिखेंगे? तृतीयक ब्यूटिल, या फिर नियो ब्यूटिल भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इस कार्बन के ऊपर जो द्वितीय कार्बन है, इसके ऊपर 2 मेथिल समूह आए हुए हैं। कितने आए हुए हैं? 2 मेथिल समूह आए हुए हैं। अब इसी प्रकार ब्यूटेन के टोटल कितने हो गए? तो हमने कहा 4 मूलक प्राप्त हो गए। कितने हो गए? 4 मूलक प्राप्त हो गए। आपको क्या करना है? पेंटेन के मूलक बनाने। किसके बनाने हैं? पेंटेन के मूलक बनाने हैं। जिस प्रकार हमने किसके बनाए हैं? मेथेन के बनाए हैं, एथेन के बनाए हैं, प्रोपेन के बनाए हैं, ब्यूटेन के बनाए हैं। 4 तक हमने बना लिए। आपका काम है आपको पेंटेन के एक संयोजी मूलक बनाने हैं। किसके बनाने हैं? पेंटेन के एक संयोजी मूलक बनाने हैं। और कितने बनेंगे वो संख्या बतानी है। कितने बनेंगे वो संख्या आपको क्या करनी है? बतानी है। फटाफट से बनाना है और आपको ये संख्या बतानी है कितने बन रहे हैं। किसके बनाने हैं? पेंटेन के बनाने हैं। टोटल कितने बन रहे? सबसे पहले हमने पेंटेन का सूत्र लिखा, C5H12 है। ये किसका फॉर्मूला होता है? पेंटेन का होता है। अब हमने लिखा पेंटेन को कैसे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये बनाया CH3 CH2 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 और CH3। क्या हम इस रूप में नहीं बना सकते? बना सकते हैं। जब हम इसको इस रूप में बना रहे हैं तो इसके सममावी कितने बन सकते हैं? इसके सममावी कितने बन सकते हैं? हमने कहा सबसे पहले हमारा मुख्य काम यही रहता है इसका नाम लिखना। तो हमने कहा एन पेंटेन। ये क्या है? एन पेंटेन। अब सबसे पहले हमको यही करना होता है कि लास्ट में जो श्रृंखला के लास्ट में जो हाइड्रोजन है उसको हटा दो, वहां पर कोई दूसरा ग्रुप लगा दो। तो जैसे हमने लास्ट का हटाया तो ये बना हमारे पास में CH3 CH2 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 CH2, यही बना। 5 कार्बन हो गए, लास्ट वाले में से हटा दिया। तो जैसे ही लास्ट में हटाते हैं एन की जगह क्या लगाते हैं? इल शब्द जोड़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एन पेंटेन था। क्या था? एन पेंटेन। तो ये क्या हो गया? एन पेंटिल हो गया। हमने लिखा
इसका नाम हो गया एन पेंटिल। अब ये जो मूलक होते हैं इसके लिए एमिल शब्द है वो काम में लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एमिल जो वर्ड होता है वो भी काम में लिया जाता है। तो कहीं पर आपको इसका नाम ये भी देखने को मिल सकता है एन एमिल। क्या देखने को मिल सकता है? एन एमिल देखने को भी मिल सकता है। तो याद रखना कि जो पेंटेन के एक संयोजी मूलक होते हैं उनको एमिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमिल कहा जाता है। अब ये तो फर्स्ट संरचना होगी। अब मैंने इसकी सेकेंड संरचना बनाई। मैंने कहा इसका ये भी रूप हो सकता है क्या? देखो CH3 CH2 CH2 CH CH3, टोटल कार्बन 5 हो गए। अब यहां पर हमने क्या किया, जो द्वितीयक कार्बन है उसकी संयोजकता फ्री कर दी। कौन सा कार्बन है? फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बात बराबर है। आप इसकी करो या फिर इधर से करो, दोनों को वापिस से नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। ये कार्बन है और ये कार्बन है, दोनों एक ही है। यानी कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों की नेचर एक जैसी ही है। तो हमने इस कार्बन का हाइड्रोजन हटा दिया। तो अब हम क्या देखते हैं, क्या यहां पर आइसो बना है? क्या नहीं बना। नियो बना है? क्या नहीं बना। तो ये क्या बना? द्वितीयक कार्बन बना। इसकी डिग्री क्या बनी? कार्बन की द्वितीयक बनी। तो यहां पर इस कार्बन के लिए क्या शब्द काम में आएगा? द्वितीयक काम आएगा। और द्वितीयक के साथ में क्या शब्द लगाएंगे? सक्रिय शब्द लगाएंगे। क्यों लगाएंगे अभी बात करते हैं। तो हमने लिखा द्वितीयक एमिल, द्वितीयक एमिल। अब इसी का ही रूप ये बन जाए, देखो इधर CH3 CH2 CH CH2 CH3। यानी कि इस बार कोई मूलक दूसरा ग्रुप जुड़ेगा वो इसमें भी तो जुड़ सकता है। अरे ये थर्ड वाला कार्बन है, इस पर भी तो जुड़ सकता है, लेकिन यहां पर भी जुड़ सकता है, यहां पर भी जुड़ सकता है। दोनों कार्बन कैसे हैं? ये भी द्वितीय कार्बन था, ये भी द्वितीय था। तो इसलिए मैंने कहा यहां पर आपको कौन सा शब्द लगाना है? सक्रिय शब्द लगाना है। और ये मेरा क्या हो जाएगा? द्वितीयक एमिल। ये तो क्या हो गया? द्वितीयक एमिल। और ये मेरा क्या हो जाएगा? सक्रिय द्वितीयक एमिल। सक्रिय द्वितीयक एमिल। इसका कारण रहता है वो जब हम प्रभाव पढ़ेंगे। अब यहां पर ये किस रूप में फ्री हुआ है? प्लस में हुआ है, माइनस में हुआ है, वहां पर समझ लेंगे कि यहां पर सक्रिय जो वर्ड है ये क्यों लगाया है। ठीक है। अब इसके बाद में क्या इसकी और संभावना है क्या? तो हमने कहा यहां से स्टार्ट किया, एक साइड से आप है वो हाइड्रोजन हटाना स्टार्ट करें। तो हमने इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाना स्टार्ट किया। फर्स्ट में इससे हटाया, इसके बाद सेकंड में इससे हटाया, थर्ड में इससे हटाया। अब जब हम इसका फोर्थ जो संरचना बनाएंगे इसमें इस कार्बन से हटाएंगे। जैसे इस कार्बन से हटाएंगे तो ये वाली संरचना बनेगी। तो ये तो वापस लिखनी नहीं है। इसके बाद में इस कार्बन से हटाएंगे तो ये वाली संरचना बनेगी। तो इसका पॉसिबल जो संरचना है, संभावित संरचना है, वो कितनी बन सकती है? 3 बन सकती है। तीनों ने अपने को बना दी। अब इसके बाद में जो एन पेंटेन है, क्या ये इसका दूसरा रूप बन सकता है क्या समावी? तो हम प्रयास किया बनाने का। देखिए CH3 CH CH3 CH2 एंड CH3। हम यहां पर क्या देखते हैं कि हमारे पास में कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन है।
तो ये वाला जो पेंटेन का रूप बना है, इसके लिए कौन सा पूर्व लगन लगाएंगे? तो पूर्व लगन शब्द काम उपयोग है वो अच्छे से करना आ गया। देखते ही पहचान हो गई ये एन पेंटेन है, तो ये कौन सा है, आइसो या नियो? तो हमने देखा आइसो के लिए एक मेथिल ग्रुप है, डायरेक्ट हाथ रखा नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये कौन सा है, आइसो। लेकिन ध्यान क्या रखना है, द्वितीय कार्बन पर स्थित होना चाहिए श्रृंखला के। तो हमने यहां पर लिखा ये है आइसोपेंटेन। क्या है, आइसोपेंटेन। अब वही वापिस से संरचना बनानी है। संरचना बनाएंगे तो कितनी बन सकती है? सबसे पहले संरचना बनाना स्टार्ट किया तो मैंने कहा हमेशा आप लास्ट वाला जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन हटाते हुए बनाइए, ताकि आपकी जो टोटल है वो सही आ सके। तो सबसे पहले हमने यहां से स्टार्ट किया, CH3 जैसा था वैसा ही लिखा, CH3 CH2 CH2, यही था, लास्ट में हटा दिया। तो लास्ट में हटाया तो हमारे यहां पर कुछ चेंज आया क्या? नहीं आया। तो एन की जगह सिर्फ क्या करना है, इल करना है, यानी कि आइसोपेंटेन की जगह आइसोपेंटिल करना है, या फिर आइसो एमिल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आइसो एमिल शब्द भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। हमने लिखा आइसोपेंटिल। इसके बाद में इसकी सेकेंड संभावित जो संरचना बन सकती है वो हमने कहा कि आप उसी क्रम में लेफ्ट टू राइट चलना स्टार्ट कर दिया है, तो चलिए राइट टू लेफ्ट करना कर दिया है, तो चलिए। तो अब इस कार्बन से हटा दिया तो नेक्स्ट इससे हटाएंगे। तो हमने यहां पर संरचना बनाई, अलग बनना जरूरी है। तो हमने देखा CH3 CH3 और यहां से ये फ्री हो गया, यानी एक हाइड्रोजन यहां से फ्री हो गया। अब इस कार्बन को देखें, इस कार्बन को देखें तो क्या नजर आ रहा है, चेक कीजिए ये कितनी डिग्री का कार्बन है, ये कितने डिग्री का कार्बन है। तो हम कहते हैं ये द्वितीय कार्बन है। कैसा कार्बन है? मैंने अभी कहा आप जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री कर रहे हो उसके हिसाब से ही करना है। तो ये कार्बन है, ये इस कार्बन से और इस कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, इन दोनों से नहीं जुड़ा हुआ। तो ये डायरेक्ट इन दोनों से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, द्वितीय। अब भी कहा इसके लिए छोर वाले लास्ट वाला होता है, कंडीशन होती है, तो सक्रिय शब्द लगा दीजिए। तो हमने कहा सक्रिय द्वितीय आइसोपेंटिल, आइसोपेंटिल, सक्रिय द्वितीयक आइसोपेंटिल। अब देखिए क्या इसमें और संभावित संरचना है क्या? तो अब क्या करना है, नेक्स्ट कार्बन पर बढ़ना है, बढ़िए और देखिए अलग संरचना बनती है क्या। हमने देखा CH, अब यहां पर ये हाइड्रोजन फ्री हो गया, तो यहां पर हाइड्रोजन नहीं आएगा इस बार, तो क्या आएगा, डायरेक्ट इस कार्बन से ही जुड़ेगा CH2 CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो हमने चेक किया ये कार्बन है, इसकी डिग्री कैसी हो गई, 3 डिग्री हो गया, 1 2 3, कैसा हो गया, 3 डिग्री हो गया। और बात की जाए इस कार्बन की, तो हमने देखा 1 2 कौन से पोजीशन पर है, 2 पोजीशन पर है, एक मेथिल समूह भी जुड़ा हुआ है। बट हमको तो इस कार्बन की डिग्री देखा कैसी थी, तृतीयक। तो हम यहां पर क्या शब्द लिखा, तृतीयक आइसोपेंटिल, तृतीयक आइसोपेंटिल, या फिर आपको दूसरा शब्द बता दिया एमिल शब्द भी मिल सकता है। अब यदि हम वापस से यहां आएंगे, कहां आएंगे, यहां आएंगे, तो क्या हमारी अलग संरचना बनेगी क्या? बिल्कुल बनेगी। देखिए हम किस प्रकार से बना सकते हैं। इसकी संरचना है, इधर बना देते हैं,
इस साइड बना देते हैं। CH2 संयोजकता CH, CH3, CH2, CH3। तो ये इसकी क्या हो गई, 4 नंबर की जो सममावी बन रहा था वो हो गया। कितने नंबर का हो गया, ये 4 नंबर का हो गया। इधर कितने नंबर का हो गया, 4 नंबर का हो गया। अब इसका नाम क्या हो सकता है, तो हम कहते हैं ये सक्रिय एमिल कहलाता है। क्या कहलाता है, सक्रिय एमिल कहलाता है। सक्रिय एमिल कहलाता है। इस प्रकार से हमने कितनी बना ली, 3 इससे बना ली, 4 इससे बना ली, टोटल कितनी हो गई, 7 हो गई। क्या हम एक संरचना और बना सकते हैं क्या, तो हमने देखा, देखिए CH3, CH, C की जगह अब क्या गया CH3, CH3, CH3। तो टोटल कार्बन कितने हो गए इसके अंदर, 5 कार्बन हो गए। कितने हो गए, 5 कार्बन हो गए। मैं इस संरचना की बात कर रहा हूं जो 3 नंबर का समावेश बनेगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब यहां पर द्वितीयक जो कार्बन है इसके ऊपर 2 मेथिल ग्रुप आए हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, नियो पेंटिल। इसका नाम क्या लिखेंगे, नियो पेंटिल। पेंटेन लिखेंगे पहले तो, नियो पेंटेन। अब हम क्या करें, इससे हम संयोजी बनाएं। इससे हम क्या बनाएं, इसका संयोजी बनाएं। तो देखो क्या इस प्रकार का संयोजी बन सकता है क्या, हमने यहां लिखा कार्बन CH3, CH3 लिख दिया। इसके बाद में यहां पर CH3 और यहां पर CH2, यही लिखा, यही लिखेंगे। तो यदि हम इस कार्बन की बात करेंगे, किसकी, इसकी बात करेंगे, ये भी मेथिल ग्रुप है, ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है। चारों ग्रुप कैसे हैं, एक जैसे ही हैं। तो अभी अभी हमने क्या बात की, यदि एक जैसे ही होते हैं तो वापस से नहीं लिखते। तो यहां पर हमने एक से हटा दिया, ये ग्रुप बन गया। तो ये क्या हो गया, नियो पेंटिल। इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नियो पेंटिल। तो टोटल की बात करें तो हमारे पास में कितनी हो गई, 7। तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6, इधर ये 7 और ये 8। टोटल कितनी संरचना बन सकती है, तो हमने कहा इससे हमारे पास में 8 प्रकार के मूलक प्राप्त हो सकते हैं। वो भी कैसे, मोनो। मोनो जो मूलक है वो 8 प्रकार के प्राप्त हो सकते हैं। तो इस एक कंपाउंड से यदि एक हमारे पास में ग्रुप ऐड करना हो, यानी विषम प्रकृति का ग्रुप ऐड करना हो, तो वो यहां पर 8 प्रकार से जुड़ सकता है। कितने प्रकार से संरचना बना सकता है, टोटल वो 8 प्रकार से संरचना बना सकता है। इस बात को हमने यहां पर स्पष्ट कर दिया। आई बात समझ में। अब इस प्रकार हमने किसके देखे, एल्केन के देख लिए। अब एल्केन के देखे हैं तो एल्कीन के भी होंगे, यानी कि असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके भी क्या होते हैं, मूलक होते हैं। उनकी चर्चा करते हैं। उसके बाद में बेंजीन वाले जो यौगिक है उनकी बात करेंगे। अब बात करते हैं असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके मूलक की बात करते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के मूलक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के मूलक, हाइड्रोकार्बन के मूलक। अब देखिए असंतृप्त का मतलब मैंने कहा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी एल्किन की बात कर ले, कि ऐसे यौगिक जिसमें मान लो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और वहां पर मूलक का निर्माण करें, यानी कि एक संयोजी मूलक का निर्माण करेंगे, तो
किस प्रकार से होगा। तो मैंने एग्जाम्पल्स लिखा। देखिए, यदि आपको कोई यौगिक दे रखा है और उसके अंदर इस प्रकार से CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड 2, ये तो क्या हो गया मेरा एल्किन हो गया। ये तो क्या हो गया एल्किन हो गया। अब यदि इसमें से एक हाइड्रोजन गायब कर दे तो क्या बचेगा CH बचेगा। क्या बचेगा CH ही बचेगा। अब इसकी एक संयोजकता क्या हो गई फ्री हो गई। अब इसकी जो एक संयोजकता है वह क्या हो गई फ्री हो गई, यानी कि मैं इसको किस में लिख दिया कोष्टक के अंदर लिख दिया। अब ये वाला यदि समूह है और उसके साथ में आपको यहां पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इस ग्रुप के लिए आपको कौन सा शब्द काम में लेना है। आप कहोगे वाइनिल ग्रुप काम में लेना है। कौन सा लेना है वाइनिल ग्रुप है वह काम में लेना है। इसके लिए नाम क्या हो जाएगा, जैसे अभी हमने बात की थी, किसकी बात की थी एल्केन की बात की थी, वहां पर एल शब्द जुड़ रहा था। इसी प्रकार मैंने कहा यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा इस ग्रुप का वाइनिल हो जाएगा। जैसे मैं समझाना चाहूं, मान लीजिए ये ग्रुप है और इसके लिए ऐसे जुड़ा हुआ कोई आपको कंपाउंड मिल गया CHCl मिल गया। ये एक फ्री हुआ था, वहां पर आकर क्या जुड़ गया क्लोरीन जुड़ गया। तो अब इसका नाम लिखोगे तो इस ग्रुप का तो क्या हो गया वाइनिल, इसका तो नाम क्या हो गया वाइनिल। तो यहां पर आपने क्या लिया वाइनिल और आगे क्या हो गया क्लोराइड। इस प्रकार से ये जो यौगिक होते हैं ये काम में आते हैं। अब मैंने इसी प्रकार लिखा, सेकंड लिखा, आपको ये मिले CH3 इसके बाद में CH डबल बॉन्ड CH, ये वाला ग्रुप देखने को मिले, ये वाला ग्रुप है वो देखने को मिले। या फिर इसके अंदर चेंज कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज ये कर देते हैं, 1 मिनट। हमने चेंज यहां पर किया, डबल बॉन्ड का देख रहे हैं तो मैंने यहां लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि जो कार्बन sp3 था, कौन सा sp3 कार्बन था, उससे एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया। सेकेंड में हम क्या कर रहे हैं, यदि आपको इस प्रकार का देखो यहां पर डबल बॉन्ड है तो ये असेंतृप्त का ही है। ये किसका है, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ था तो हमने डायरेक्ट सही कर लिया, ये किसका है असेंतृप्त का ही है। अब हमने कहा यदि आपको 3 कार्बन का इस रूप में मिल रहा है तो यहां पर आपको कौन सा शब्द काम में लेना है, तो हम कहेंगे एलिल शब्द काम में लेना है। कौन सा लेना है एलिल शब्द होता है वह काम में लेते हैं, एलिल। हो गई बात समझ में। अब यदि यहां पर असेंतृप्त का है तो कैसे बॉन्ड मिल सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का भी मिल सकता है, एल्काइन का भी मिल सकता है। तो हमने कहा एल्काइन का लिखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2, ये लो। तो यदि ये ग्रुप मिले तो आपको क्या करना है, प्रोपार्जिल नाम लिखना है, प्रो ये वाला नाम लिखना है। तो दोनों में अंतर क्या है एक में डबल बॉन्ड आ रहा है 3 कार्बन के साथ में, एक में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 3 कार्बन के साथ। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एलिल कब लगाना है, जब आपको डबल बॉन्ड मिले, क्या मिले डबल बॉन्ड, ये वाला ग्रुप मिलता है, उस कंडीशन में आपको एलिल शब्द है वो पूर्व लगन के रूप में लगाना है। जैसे यहां पर मैंने लगाया ना वाइनिल क्लोराइड, तो इसका भी हम समझ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा, देखिए मैं यहां पर लिखता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। तो यहां पर क्या हो जाएगा एलिल एल्कोहल। OH के लिए हम क्या शब्द काम में लेते हैं एल्कोहल, तो हमने कहा एलिल एल्कोहल। ये देखो
एलिल जो वर्ड है ये पूर्व लगन के रूप में इसका आ गया, आया या नहीं है? यहां पर एलिल वर्ड है ये इस ग्रुप के लिए आ गया, और लास्ट में जो OH लिखा मैंने यहां पर, इसके लिए मैंने क्या लिख दिया? OH लिख दिया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के मूलकों के बारे में लिख सकते हैं। अब हमने लिखा, नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार मेरे पास में क्या है? नाम जानते होंगे, बेंजीन है। अब इस एक बेंजीन में से हाइड्रोजन को हटाकर यहां पर मैंने संयोजकता फ्री की है, मूलक बनाया है। ये मेथिल ग्रुप नहीं लगाया है, मैं कह रहा हूं मूलक बनाया है। तो वास्तव में इसका फॉर्मूला है वह क्या बन गया मेरे पास में? C6H5 बन गया। क्या बन गया है? C6H5 बन गया है। तो इसके लिए कौन सा शब्द काम में लेना है? तो हम कहते हैं फेनिल जो वर्ड होता है वह काम में लेना है। आपको सांकेतिक भाषा में ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे मेथिल से बना रहे थे तो वहां पर आपको ME भी लिखा हो सकता है, इथाइल के लिए ET भी लिखा हो मिल सकता था। यहां पर हमने कहा इस प्रकार से मिलेगा। आपको क्या करना है? फेनिल शब्द है वो लगाना है। अब यदि हो सकता है ऐसा कंपाउंड मिले आपको, देखो, जिसके अंदर दो संयोजकता फ्री हो जाए, मोनो की जगह क्या हो गई? इस बार दो संयोजकता फ्री हो गई। मैंने कहा यहां से और यहां से दो हाइड्रोजन हट गए। कितने हाइड्रोजन? दो हाइड्रोजन हटे, तो यहां पर फॉर्मूला क्या बना? C6H4। C6H4। तो इस कंडीशन में हमने नाम सीखा था, यदि 1-2 पोजीशन होती है तो वहां पर ऑर्थो शब्द काम में लेते हैं। यदि आपकी दो कार्बन क्रमशः संख्या 1 और संख्या 2 उसकी संयोजकता फ्री होती है तो वहां पर आप ऑर्थो शब्द काम में लेते हो। तो आपकी यहां पर 1 और 2 नंबर कार्बन पर संयोजकता फ्री है, तो यहां पर कौन सा शब्द काम में लेंगे? तो हमने कहा ऑर्थो शब्द काम में लेंगे। ले लिया। इसके बाद में ये तो इसके लिए हो गया। अब ये बचा हुआ ग्रुप कौन सा है? तो हमने कहा फेनिल है, यानी कि इसके लिए ऑर्थो शब्द काम में ले लिया। जो बाकी का बचा हुआ था उसके लिए क्या काम में लेते हैं? फेनिल लेते हैं। तो हमने कहा ऑर्थोफेनिल। ऑर्थोफेनिल नोट कीजिए इसको, ऑर्थोफेनिल। अब इसी प्रकार मान लीजिए ये बेंजीन है। अब मैं ये कहता हूं यहां पर कार्बन जुड़ा हुआ है और कार्बन के साथ में दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो कार्बन की यहां पर संयोजकता कितनी हो गई? 1 2 3, 3 पूर्णतः हो गए, एक संयोजक बची हुई है। तो जो बची हुई है उसको मैं यहां पर लिख दिया। आपको यदि ये ग्रुप देखने को मिले तो उसके लिए कौन सा वर्ड है काम में लेंगे? तो हमारा जवाब है बेंजिल ग्रुप काम में लेंगे। कौन सा लेना है? बेंजिल शब्द है वह काम में लेना है। और मान लो हमारे पास में यदि ऐसा ग्रुप देखने को मिले, ये क्या है? बेंजीन है। ये क्या हो गई? बेंजीन। और इस बार कार्बन के साथ दो वैलेंसी फ्री हो, ऐसे दो वैलेंसी क्या हो? फ्री हो, और एक हाइड्रोजन उपस्थित हो। वहां पर कितने हाइड्रोजन उपस्थित हो? एक ही हाइड्रोजन उपस्थित हो, तो यहां पर बेंजल शब्द काम में लिया जाता है। कौन सा शब्द काम में लिया जाता है? हम कहते हैं इस ग्रुप के लिए बेंजल शब्द जो होता है वो काम में लिया जाता है। मान लो तीनों की तीनों संयोजकता फ्री है, यानी कि यहां पर कार्बन है वो 3 डिग्री का है। हमने कहा जो कार्बन है उसके पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तीनों संयोजकता फ्री है, यानी कि कार्बन के साथ में यहां पर 3 ग्रुप आकर जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए बेन शब्द काम में आएगा।
क्या आएगा, बेंज शब्द काम में आ जाएगा। नोट कीजिए इनको। बेंज कह दो या फिर इसको बेंजो कह दो। यहां तक होने के बाद में कुछ और है मुख्य मुख्य, जिनको हमको क्या होना चाहिए, उनका मूलक है उसका नाम पता होना चाहिए। यदि मूलक का नाम पता है तब तो हम उसका सामान्य तरीके से नाम कर सकते हैं। जैसे हम इसकी बात करें तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, देखो यहां पर ये वाला कंपाउंड लिखा मैंने यहां पर CH2Cl। अब मैंने कहा इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। तो आपने देखा इस ग्रुप के लिए क्या शब्द काम में आता है, बेंजिल शब्द काम में आता है। क्या आता है, बेंजिल शब्द काम में आता है। आपने यहां पर सबसे पहले तो ये लिखा बेंजिल, इसके बाद में क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोरीन के लिए क्या लिख दिया, क्लोराइड लिख दिया। तो नाम आसान हुआ या नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको क्या करना है, ये जो मुल्क लिखे हुए हैं इन मुल्कों को जो नाम है वो ध्यान में रखना जरूरी है। यदि वो ध्यान है तो आप आसानी से इनके सामान्य नामकरण कर सकते हो। कौन से नामकरण कर सकते हो, सिर्फ उसके सामान्य नामकरण की ही बात चल रही है। वो आसानी से हो सकता है यदि हमारे पास में क्या उपस्थित हो, ये वाले ग्रुप उपस्थित हो और उनके नाम यादें हो। एक ग्रुप और बात करें, देखिए हमने लिखा, यहां लिख देते हैं C+O। अब इस कार्बन की एक संयोजकता फ्री है, एक संयोजकता क्या है, फ्री है। तो ऐसा यदि ग्रुप मिले तो उसके लिए बेंजोइल शब्द काम में लेना है। कौन सा काम में लेना है, बेंजोइल शब्द काम में लेना है। क्या काम में लोगे, बेंजोइल शब्द काम में लोगे। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने यहां पर ये लिख कर दिया आप लोगों को, देखिए इधर इस प्रकार से लिखा हुआ है अब मैंने कहा इसका नाम बताइए, तो हमारे पास दिमाग में आना चाहिए कि यदि बेंजीन के ऊपर C+O ग्रुप उपस्थित है ये वाला, और उसकी एक संयोजकता फ्री है, मोनोमूलक बना रहा है और उसके साथ लिखा है, तो उस ग्रुप के लिए कौन सा शब्द हो जाता है, बेंजोइल शब्द हो जाता है। कौन सा हो जाता है, बेंजोइल हो जाता है। तो यहां पर क्या नाम हो जाएगा इसका, बेंजोइल। आगे क्या लग जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोराइड लग जाएगा। आसान है या नहीं। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इनके नाम कर सकते हैं। यहां पर एग्जाम्पल लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ये एग्जाम्पल लिखा, ये पहले हो गया। तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड कर देते, ये लो, और यहां पर हाइड्रोजन की संख्या 1 कर देते। तो जैसे ही देखा कि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आया है और लास्ट में 3 ही कार्बन की है चेन, तो इनके लिए कौन सा शब्द काम में आता है, तो हमने देखा प्रोपार्जिल आता है। कौन सा आता है, प्रोपार्जिल आता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपार्जिल एल्कोहल। इसका सामान्य नाम क्या हो गया, प्रोपार्जिल एल्कोहल इसका नाम है, हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनके सामान्य नामकरण में हमको मुल्कों के नाम पता होना जरूरी है। जितने भी आज मुल्क अपने पढ़े हैं, आशा और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसको रिपीट करोगे तभी जाकर आप उनके नामकरण कर पाओगे। थैंक यू।